इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस ने बीजेपी को सलाह दी है कि वो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन करे। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की बैठक में आरएसएस ने सलाह बीजेपी को दी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया गया है। लोकसभा चुनाव में पहले नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के विरोध में जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होना है। विकास भदौरिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। विकास, ढेरों विरोधाभास है इस सुझाव में, इस सुझाव पर कैसे अमल आरएसएस को लगता है हो सकता है? ये देखिए, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और उसके विचार और सोच बहुत रियलिस्टिक होती है। 2013 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद से गंगा में तमाम पानी बह चुका है और आरएसएस का ये मानना है कि लालू और कांग्रेस को एक तरफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस विहीन देश को बनाने के लिए जरूरी है कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन हो। और ऐसी सूरत में हालांकि नीतीश कुमार को ही तय करना है कि आखिर फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला इससे पहले 2013 में भी नीतीश कुमार ने ही लिया था बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आरएसएस का अपना आकलन ये है कि नीतीश कुमार के साथ अगर बीजेपी जाती है और कांग्रेस और लालू को एक तरफ करती है तो बीजेपी का भी फायदा होगा और नीतीश कुमार का भी फायदा होगा। ऐसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास भदौरिया हमें बता रहे थे कि आरएसएस चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन हो। आरएसएस का कहना है कि वो भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। दिल्ली में आज आरएसएस और बीजेपी नेताओं की लंबी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर हुई बैठक में आरएसएस नेताओं ने नागपुर में हुई प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव और कार्यक्रमों की जानकारी बीजेपी नेताओं को दी। गडकरी के घर हुई इस बैठक में गडकरी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस नेताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल पर नितिन गडकरी की आक्रामक भूमिका की तारीफ की। बैठक में बीजेपी नेताओं ने आरएसएस से कहा कि किसान संघ और दूसरी संस्थाओं की चिंताओं को ध्यान में रखकर ही बिल में संशोधन किए गए हैं। अभी कुछ और संशोधन किए जाने पर विचार चल रहा है। बैठक में तय हुआ है कि आरएसएस के स्वयंसेवक भूमि अधिग्रहण बिल के सकारात्मक पहलुओं को और इसके फायदे गांव-गांव जाकर किसानों को बताएंगे। आरएसएस का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाई जाए और मातृभाषा के प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में राज्यों को भरोसे में लेकर जल्द से जल्द उस पर अमल किया जाए। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर राजनीतिक हल निकलना चाहिए। इसी के साथ ही हुर्रियत जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर बातचीत में शामिल होने का एजेंडा भी चला रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता आज पाकिस्तान डे के मौके पर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए हुर्रियत नेताओं की अगुवाई हुर्रियत के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक कर रहे हैं। उमर ने कल ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मुलाकात की थी। हुर्रियत कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को भी एक पक्ष बनाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि हुर्रियत के अलगाववादी नेता क्या जम्मू कश्मीर की आवाम की रहनुमाई भी करते हैं? भारत का शुरू से ही ये मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही हो सकता है। इसमें भारत और पाकिस्तान को छोड़कर कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हो सकता। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को दिया पाकिस्तान दिवस कार्यक्रम में आने का न्योता। मसरत ने तबीयत खराब होने के कारण कार्यक्रम में शामिल होने से किया इनकार। मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मैं कल ज्यादा बीमार था तो लिहाजा वहां जाने का इरादा नहीं रखा। मसरत ने भले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत विरोधी मुहिम के आरोपी को न्योता देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता भी इस न्योते से भड़के हुए हैं। हमारे तिरंगे झंडे का ये लोग अपमान करते हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं तो ये मांग करता हूँ वो दिल्ली में है, उसको वहीं पकड़ लेना चाहिए और उसको तिहाड़ जेल में बंद कर। बीजेपी नेता मसरत आलम को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन मसरत की रिहाई तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार बनने के बाद ही हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान दिवस की बधाई। कहा, हिंसा और आतंक मुक्त माहौल में बातचीत से ही सुलझेंगे मसले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके राष्ट्रीय दिवस पर चिट्ठी लिखकर बधाई दी। मुझे पक्का यकीन है कि सभी अनसुलझे मुद्दों को आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। आजाद पाकिस्तान का पहला संविधान लागू होने और 1940 के लाहौर घोषणा पत्र की याद में हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में हुए हमलों को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था और इन दोनों ही हमलों के पीछे एक ही गुट था। इस बात के पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। मेड इन पाकिस्तान लिखा ये लेबल उस पैंट पर लगा है जिसे पहनकर सांबा और कठुआ में हमला करने आए थे आतंकी। ये कपड़े राजबाग थाने के पास मिले हैं, जहां इन आतंकियों के गीले जूते और पैंट मिले हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि ये किसी नाले के जरिए भारतीय सरहद में दाखिल हुए और गीले कपड़े और जूते बदलकर दो की टोलियों में बट गए और इन्होंने ही कठुआ और सांबा में आतंकी हमलों को अंजाम दिया। बीएसएफ ने भी 17 मार्च को इस बात के इनपुट दिए थे कि लश्कर के 6 से 8 के करीब आतंकी नदी और नालों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। कठुआ और सांबा में 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद भी इस बात की आशंका है कि इस इलाके में कुछ और आतंकी मौजूद हो सकते हैं। जम्मू इलाके में आतंकी हमले का खतरा टला नहीं है। खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय को बाकायदा अलर्ट भेजकर कहा है कि बड़ी संख्या में आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। कठुआ, हीरानगर और सांबा इलाके में नदी और नालों के जरिए ये आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं और यहाँ आकर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो इस तरीके से अलर्ट भेजा गया है। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के ये आतंकी हैं जो कि सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में हैं। आईएसआई के कहने पर ही वो घुसपैठ कर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो माहौल बना था तो उस माहौल को तोड़ने की कोशिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की है। शहीद दिवस पर पंजाब के हुसैनीवाला में पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। मोदी ने दिया किसानों को विकास का मंत्र। फिरोजपुर के हुसैनीवाला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने हुसैनीवाला में एक विशाल जनसभा भी की। इस मौके पर पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले का हुसैनीवाला वो गांव है जहां पर 1931 में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया। हुसैनीवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की किसानों के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में किसानों के साथ है सरकार। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को आदेश किए हैं। सर्वे का काम शुरू हुआ है। राज्य सरकार, भारत सरकार मिलकर के आपके इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। आपको जो नुकसान हुआ है, हमारा किसान टिक सके, जितनी भी मदद सरकार कर सकती है उसमें सरकार किसी भी हालत में पीछे नहीं रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस मौके पर मोदी ने लैंड बिल का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह के नाम पर हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग भी गए। ये तस्वीरें हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो स्वर्ण मंदिर गए थे। स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो जलियांवाला बाग भी गए। जलियांवाला बाग में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सुबह वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला गांव भी गए थे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने शहीद भगत सिंह को उनके गांव खजर कला में दी श्रद्धांजलि।
श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए अन्ना। समाज सेवी अन्ना हजारे के भावुक होने की ये तस्वीरें हैं शहीद भगत सिंह के गांव पंजाब के खटर कलां की। अन्ना ने नम आंखों से शहीदों की कुर्बानी को याद किया और सत्ता में बैठे लोगों को भी उनकी याद दिलाई। पूरा देश शहीद दिन मना रहा है। शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी की, उनको याद कर रहा है। कुछ गद्दार लोग भूल गए, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी की उसको ही भूल गए। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हैं। इस कुर्बान की याद नहीं रही। समाज सेवी अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि इस देश में अब भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी मौजूद हैं, जिनके लिए देश सबसे ऊपर है। तो शहीदी दिवस पर देश ने आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों को याद किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर में, देखिएगा सुनंदा के मोबाइल से मैसेज किसने डिलीट किए। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अब सुनंदा के मोबाइल से डिलीट किए गए मैसेजों की जांच करेगी। जांच के दौरान पता चला है कि मोबाइल से कुछ मैसेज डिलीट किए गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी अब दिल्ली पुलिस मोबाइल से डिलीट किए गए मैसेज से सुलझाने की कोशिश में है। सुनंदा के मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए लैब में भेजा गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि मोबाइल से कुछ मैसेज डिलीट किए गए थे। इसी प्रकार से जो डिलीटेड एविडेंस हमने रिट्रीव किया है, अगर उसमें कोई जानबूझकर डिलीशन होगा उसको भी हम देखेंगे। पिछले साल जनवरी महीने में दिल्ली के लीला होटल से सुनंदा का शव मिला था। इस होटल में सुनंदा अपने पति शशि थरूर के साथ रह रही थी। सुनंदा केस में पुलिस हत्या का मामला तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन ये हत्या किसने और क्यों की, ये अब तक राज है। इस मामले में पुलिस सुनंदा के पति शशि थरूर से भी पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एमपी के व्यापम घोटाले में एसआईटी को चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी की है। शिवराज पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाने वाले दिग्विजय ने अब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। हाल ही में कई कांग्रेसी नेता व्यापम को लेकर पीएम मोदी से मिले थे और सीएम शिवराज के खिलाफ सबूत सौंपने का दावा किया था। व्यापम घोटाला मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है। व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए सन 2008 से 2011 के बीच हुई प्रवेश परीक्षाओं में भारी धांधली करने के आरोप हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल को लेकर लालू यादव का शर्मनाक बयान। कहा, अगर मेरा राज होता तो नकल के लिए दे देता पूरी किताब। शिक्षा एकदम समझ की भाई चौपट है तो चौपूटे है। देखला 5 दिन पहले एकदम कार कितना बिल्डिंग बा, वही पर छिपकली के तरफ चढ़ के मैट्रिक के परीक्षा में अपना लड़का के चीट ढूका होता रहता है। हम किताबें दे लेते, सबके लिखा था किताब दे। बिहार के बक्सर में एक निजी स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे लालू यादव ने शिक्षा की बदहाली के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरी आज आम आदमी पार्टी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में किसानों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने एक रैली निकाली। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। आज यहाँ हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गाजियाबाद के डीएम को ज्ञापन सौंपने भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन की अगुवाई कुमार विश्वास और संजय सिंह कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और ये प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाकर मानेंगे कि किसान के साथ मनमानी कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी विस्तार के लिए नए मुद्दे तलाश रही है। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर उन्हें एक नया हथियार मिल गया है, जिसकी वजह से वो देश में दूसरे राज्यों में भी विस्तार कर सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बोला है पीडीपी पर हमला। आडवाणी का कहना है कि पीडीपी ने बीजेपी की सहमति के बिना जो भी फैसले लिए वो सब गलत है। बीजेपी नेता और सांसद लालकृष्ण आडवाणी ने ये बातें गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कही। गांधीनगर आडवाणी का लोकसभा क्षेत्र भी है।
गठबंधन में खराबी नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार से कुछ निर्णय इस सरकार ने किए हैं बिना अपने सहयोगियों की सलाह किए हुए, वो ठीक नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर भी गहरा रोष जताया। आडवाणी का कहना है कि बिल के खिलाफ विपक्ष का जो रवैया है वो कतई ठीक नहीं है। जयपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी के समर्थक जफर सरेशवाला का जबरदस्त विरोध। बोर्ड ने जफर को बैठक से जाने के लिए कह दिया। जयपुर में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में रविवार को खूब तमाशा हुआ। बोर्ड के सदस्यों के मुताबिक सरेशवाला बिना बुलाए बैठक में पहुंच गए। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया। पहले लोगों ने नोट किया कि जफर सरेशवाला के जो भाई साहब हैं छोटे, वो वहाँ पर अंदर आ गए। उसके बाद जफर सरेशवाला तशरीफ लाए। ये बात खुद जफर सरेशवाला साहब ने कही है कि मैं इनवाइटेड नहीं था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी इनवाइटेड नहीं था उस मीटिंग के अंदर अनऑथोराइज वे में, वो जा सकता है क्या? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में सिर्फ सदस्य और आमंत्रित ही शामिल होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जफर सरेशवाला आखिर किसके कहने से वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक जफर सरेशवाला ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने ही नहीं गए थे, तो फिर भला उन्हें निकाले जाने का सवाल कहां पैदा होता है। उनके मुताबिक वो सिर्फ बोर्ड के एक सदस्य से मिलने गए थे। मीटिंग में हाजिरी के लिए आया ही नहीं था। मैं तो 2 मिनट ये जब हुआ तो मैं तो था भी नहीं, मैं तो निकल गया था, मैं तो चला गया था। मैं तो एक मौलाना सलमान को मुलाकात नहीं हो सकी थी, उनको मिला और मैं तो निकल गया। यानी जैसे ये पहला ऐलान हुआ मैं तो निकल गया। इनकी जो बाद में हुई वो लोगों ने बताया, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है और कुछ भी नहीं है। हालांकि बोर्ड के सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि जफर सरेशवाला बैठक में बिन बुलाए पहुंच गए थे। कर्नाटक के आईएएस अफसर डीके रवि की संदिग्ध मौत की होगी सीबीआई जांच। चौतरफा दबाव के आगे झुकी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया आज विधानसभा में आईएएस डीके राव की संदिग्ध मौत पर बयान देने वाले थे, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक की वजह से उन्होंने जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया। सिद्धारमैया ने कहा कि डीके रवि के माता पिता की मांग और लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच करने का फैसला किया है। डीके रवि की मौत के बाद से ही उनका परिवार और पूरा विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। बेंगलुरु में इसको लेकर अलग अलग संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सीएम सिद्धारमैया सीआईडी जांच पर अड़े थे। बताया जा रहा है कि चौतरफा दबाव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कई बार कहने पर सिद्धारमैया को आखिरकार झुकना पड़ा और इन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। बिल्डर और रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाले एडिशनल टैक्स कमिश्नर डीके रवि का शव 16 मार्च को उनके घर पर पंखे से लटका हुआ मिला था। रवि के परिवार वालों को शक है कि इसके पीछे बिल्डर माफिया का हाथ है। यूपी के फैजाबाद में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। फैजाबाद के चांदीपुर नगरा गांव के पास इसी आम के पेड़ से एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक ये युवती 3 दिन पहले यहां से 50 किलोमीटर दूर एक गांव से लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। पुलिस अब उस युवक की सरगर्मी से तलाश कर रही है जिसके साथ युवती अपने घर से निकली थी। पुलिस ने युवती के साथ बलात्कार की भी आशंका जताई है, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुख्ता तौर पर कुछ कहने से बच रही है। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता शशि कपूर को इस साल देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। शशि कपूर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। शशि कपूर को 2014 का दादा साहब फाल्के सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके बेशकीमती योगदान के लिए दिया जाएगा। हाल में अपना 77वां जन्मदिन मनाने वाले शशि कपूर ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर अपने बड़े भाई की फिल्म आवारा से की थी। हीरो के तौर पर उन्होंने 1961 में फिल्म धर्मपुत्र से शुरुआत की थी। शशि कपूर ने अपने करियर में जब जब फूल खिले, नमक हलाल, दीवार, कभी कभी, शान, त्रिशूल, काला पत्थर और सिलसिला जैसी फिल्मों में लाजवाब अभिनय का लोहा मनवाया था। शशि कपूर ने समीक्षकों के जरिए जबरदस्त सराही गई फिल्म जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया। साल 2011 में सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। शशि कपूर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस में झोंकी ताकत। सिडनी में सुरेश रैना को टेनिस रैकेट से कराई गई प्रैक्टिस। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। विश्व कप के इस अहम मुकाबले से पहले टीम के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। शॉर्ट बॉल खेलने में कमजोर सुरेश रैना को टेनिस रैकेट से कराई गई प्रैक्टिस। खुद कप्तान धोनी रैना को प्रैक्टिस कराते नजर आए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट पिच गेंद खेलने में रैना को दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें टेनिस रैकेट से प्रैक्टिस कराई जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल गुरुवार को सिडनी में खेला जाएगा। उससे पहले न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल पहला सेमीफाइनल मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा।